नमस्ते। चलिए आज भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से को समझते हैं जिसे अक्सर इसकी आत्मा कहा जाता है, या यूं कहें कि ये देश के लिए एक टू डू लिस्ट है। हम बात कर रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की, यानी वो नैतिक कंपस जो भारत की हर सरकार को रास्ता दिखाता है कि हमें एक देश के तौर पर कहां पहुंचना है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरा ग्रैनविल ऑस्टिन के इस कमाल के कोट पर ध्यान दीजिए। वो कहते हैं कि निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार ये दोनों मिलकर संविधान की अंतरात्मा बनाते हैं। मतलब सिर्फ एक लाइन में ही इस टॉपिक की गहराई का अंदाजा लग जाता है। तो आज का हमारा सफर इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले समझेंगे कि ये संविधान की अंतरात्मा क्यों है, फिर देखेंगे कि भारत के लिए इनमें कौन से 3 बड़े विजन छिपे हैं। ये असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं ये भी जानेंगे, वक्त के साथ ये कैसे बदले हैं, और आखिर में जो सबसे जरूरी है, इनकी मौलिक अधिकारों से तुलना करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। ये सिद्धांत क्या है, ये जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये हमारे संविधान में हैं क्यों, इनके पीछे की सोच क्या थी। तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या जिसे हम डीएसपी कहते हैं, आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में ये संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। ये सरकार के लिए गाइडलाइंस हैं कि जब भी कोई कानून या पॉलिसी बने तो इन लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाए। और एक मजेदार बात, ये आइडिया हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। इन सारे सिद्धांतों का एक ही बड़ा मकसद है, एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य बनाना। एक ऐसा देश जहां सिर्फ राजनीतिक आज़ादी न हो बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी हो। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पेच है, ये अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। मतलब ये नॉन जस्टिसेबल हैं। अगर सरकार इन्हें लागू ना करे तो कोई कोर्ट नहीं जा सकता। इसके बावजूद डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इन्हें संविधान की अनोखी विशेषताएं कहा था। यह शासन चलाने के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी की तरह है। चलिए अब दूसरे सेक्शन पर आते हैं। वैसे तो संविधान ने इन सिद्धांतों को बांटा नहीं है, लेकिन इन्हें बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इन्हें 3 अलग अलग विचारधाराओं में बांटकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं समाजवादी सिद्धांत। अब जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इनका मेन फोकस सामाजिक और आर्थिक न्याय पर है। इनका लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां गैर बराबरी कम से कम हो। तो ये सिद्धांत कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आमदनी और स्टेटस की असमानता को कम करे। देश के जो भी संसाधन हैं वो कुछ हाथों में ना सिमट जाएं, बल्कि उनका सही से बंटवारा हो। हर किसी को काम करने का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा मिले। इसका एक जीता जागता उदाहरण अगर हम देखें तो वो है मनरेगा, MGNREGA जैसी योजनाएं जो काम के अधिकार को जमीन पर उतारती हैं। अब बात करते हैं दूसरे विजन की, जिसकी जड़ें सीधे सीधे महात्मा गांधी के विचारों से जुड़ी हुई हैं। ये सिद्धांत जोर देते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी और आत्मनिर्भरता पर। मतलब लोकतंत्र बिल्कुल जमीनी स्तर तक पहुंचे, जैसे ग्राम पंचायतों का गठन करना ताकि गांव अपने फैसले खुद ले सकें, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, सहकारी समितियों को आगे बढ़ाना। ये सब गांधी जी की सोच को ही दिखाते हैं। और हमारी तीसरी और आखिरी कैटेगरी है उदार बौद्धिक सिद्धांतों की। ये एक आधुनिक, तर्क पर आधारित और प्रगतिशील भारत की तस्वीर पेश करते हैं। इन सिद्धांतों का लक्ष्य एक मॉडर्न और मानवीय राज्य बनाना है, जैसे सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का आइडिया, जो आज भी एक बड़ी बहस का मुद्दा है, वो यहीं से आता है। इसके साथ साथ पर्यावरण की रक्षा, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये सभी इसी मॉडर्न सोच का हिस्सा हैं। अच्छा, अब तक तो हमने थ्योरी की बात की। चलिए अब इन विचारों को कुछ ठोस आर्टिकल्स के जरिए समझते हैं। देखते हैं कि ये असल में दिखते कैसे हैं। आर्टिकल 40 को ही ले लीजिए। ये साफ साफ कहता है कि राज्य को ग्राम पंचायतें बनानी चाहिए और उन्हें ताकत देनी चाहिए ताकि वो स्वशासन की इकाइयों की तरह काम कर सकें। आज भारत में जो पंचायती राज सिस्टम है, उसकी संवैधानिक नींव यही आर्टिकल है। फिर आता है आर्टिकल 44, जो शायद इन सभी सिद्धांतों में सबसे ज्यादा चर्चित और बहस वाला है। ये राज्य को निर्देश देता है कि वो सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, एक जैसी सिविल संहिता यानी पर्सनल लॉ लागू करने की कोशिश करे। इसका मकसद शादी, तलाक, विरासत जैसे मामलों में एकरूपता लाना है। और आर्टिकल 51 को देखें तो ये हमारे संविधान का ग्लोबल विजन दिखाता है। ये कहता है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और दूसरे देशों के साथ अच्छे और न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखने चाहिए।
एक तरह से ये भारत की विदेश नीति का गाइडिंग प्रिंसिपल है। देखिए, ये निर्देशक सिद्धांत कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीवित दस्तावेज की तरह हैं जो वक्त के साथ बदले और विकसित हुए हैं। आइए देखते हैं कि कैसे अलग-अलग संशोधनों ने इन्हें एक नया आकार दिया है। ये टाइमलाइन बहुत दिलचस्प है। देखिए, 1976 में 42nd संशोधन के जरिए गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी मदद और पर्यावरण की सुरक्षा जैसे नए सिद्धांत जोड़े गए। फिर 2002 में 86th संशोधन ने शिक्षा के अधिकार पर और ज्यादा जोर दिया। और हाल ही में 2011 में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का सिद्धांत भी इसमें शामिल हुआ। यह दिखाता है कि देश की ये टू डू लिस्ट हमारी बदलती जरूरतों के हिसाब से लगातार अपडेट होती रही है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर। अगर ये सिद्धांत इतने ही जरूरी हैं, देश का नैतिक कंपास हैं, तो फिर इन्हें अदालत में क्यों लागू नहीं करवाया जा सकता? मौलिक अधिकारों की तरह क्यों नहीं? इस टेबल को देखें तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले नेचर देखिए। मौलिक अधिकार नेगेटिव हैं, मतलब वो राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, जबकि निर्देशक सिद्धांत पॉजिटिव हैं, वो राज्य को कुछ करने का निर्देश देते हैं। दूसरी बात, इन्फोर्सिबिलिटी। मौलिक अधिकार जस्टिशिएबल हैं, उनके हनन पर आप कोर्ट जा सकते हैं, पर निर्देशक सिद्धांत नॉन जस्टिशिएबल हैं। फोकस भी अलग है, अधिकार व्यक्ति पर केंद्रित हैं और सिद्धांत पूरे समाज के कल्याण पर। और आखिर में लक्ष्य। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र बनाते हैं, तो निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का सपना देखते हैं। तो हमने देखा कि ये सिद्धांत सिर्फ कुछ लिखे हुए नियम नहीं हैं, बल्कि ये संविधान की अंतरात्मा हैं, एक लक्ष्य है। ये हमें बताते हैं कि हमें एक राष्ट्र के रूप में कैसा बनना है। तो जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है, अगर ये सिद्धांत वाकई में देश का नैतिक दिशा सूचक हैं, एक मॉरल कंपास हैं, तो फिर इस कंपास की सुई सही दिशा में है या नहीं, इसे मापा कैसे जाना चाहिए?